जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धातु और अधातु चैप्टर को। ये लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा, ये अध्याय नंबर 3 है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु की अभिक्रिया। ठीक है, क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग समझेंगे पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, इसी के अंदर आता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो ये दोनों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, उसके बाद हम लोग समझेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसे समझने से पहले सबसे पहले हमें 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या और उसका संकेत याद रहना चाहिए तत्वों का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत होता है H। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता है 1। उसी प्रकार से हीलियम He संकेत होता है और परमाणु संख्या 2 होता है। इसी प्रकार से पूरा यहाँ नीचे तक दिया गया है नियॉन। ठीक है, सबसे नीचे देखो नियॉन है जिसका संकेत है Ne, इसका परमाणु संख्या है 10। ये 10 तक यहाँ पे है और 10 से यहाँ पे है 11 से। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका संकेत क्या है, Na है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और परमाणु संख्या होता है 12। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al और इसका परमाणु संख्या होता है 13। इसी प्रकार से आप देखोगे नीचे 20 तक है, लास्ट में है कैल्शियम जिसका संकेत होता है Ca, इसका परमाणु संख्या 20 है। तो 1 से लेकर 20 तक तत्वों का परमाणु संख्या और इसका संकेत अवश्य आप लोग याद रख लेना, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो वो परमाणु संख्या याद करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन होता है, He मतलब हीलियम, Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, K मतलब पोटेशियम, Ca मतलब कैल्शियम। ठीक है, इतना दूर तक ले याद रखना है। और नीचे जो Sc है ये स्कैंडियम होता है और Tij है टाइटेनियम होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तत्व हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका परमाणु संख्या है और ये जो आप देख रहे हो ये कुछ इस प्रकार से, ये कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब जैसे कोई भी तत्व है, मान लीजिए सोडियम तत्व है। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो परमाणु संख्या का मतलब है कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों का संख्या जो है 11 है। सोडियम का जो नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है उसका संख्या 11 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 11 ही होता है। लगभग मतलब तत्व में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो दिया गया है K, L, M और N, ये कोश है। ठीक है, कि मतलब किसी भी परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो ये जो K है ये पहला कोश है किसी भी तत्व का, ये है दूसरा कोश जिसे L कोश कहते हैं, ये है तीसरा कोश, ये है चौथा कोश। ठीक है, पहले कोश में जो है इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक नहीं रह सकता, यानी इसमें 2 आदमी ही रह सकता है। के कोश में सिर्फ 2 आदमी रह सकता, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, उससे कम रह सकता है, जैसे 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 2 से अधिक नहीं रह सकता है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब 1 परमाणु संख्या यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1 है। तो इसका जो है K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है, अब 2 है तो इसका पहला कोश जो है K, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सोडियम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसी भी तत्व का। जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो पहले कोष में के सेल में जो है
इसका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब जो बचेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 इलेक्ट्रॉन एम सेल में आ जाएगा, क्योंकि पहला सेल में जो के सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। उसी प्रकार से के सेल एल सेल में, ये जो एल सेल आपको दिख रहा है एल सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एम सेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो आप एन सेल देख रहे हो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। मतलब इसका क्षमता है 32 इलेक्ट्रॉन रखने का, एम का क्षमता है 18 इलेक्ट्रॉन रखने का। तो आप देखो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो 11 परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। पहला के सेल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एल सेल में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 2 10 हो गया, और जो 1 बचेगा वो एम सेल में भेज देंगे। उसी प्रकार से आप देखो मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब बचा कितना, 10 बचा। तो दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, और बाकी जो 2 बचा यहाँ पे एम कोष में भेज दिए हैं, ठीक है। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है 2n², ये n जो है ये सेल है, जैसे के सेल पहला सेल, n जो है कक्षा की संख्या है, यानी सेल की संख्या, जैसे इस प्रकार समझो। यहाँ पे देखो पहला कक्षा, ठीक है, पहला कक्षा यानी 1, n के जगह पे हम लोग 1 दे दिए क्योंकि पहला कक्षा है, और जो स्क्वायर था स्क्वायर रहने दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 जब 2 से गुना होगा तो 2 होगा, यानी पहला जो कक्षा है, पहला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। उसके आगे देखते हैं हम। अब एल सेल के लिए देखते हैं। ये जो दूसरा कोष है यानी कक्षा दूसरा जो है, यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 2 दे दिए हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब तीसरा कक्षा के लिए देखते हैं। यह है तीसरा कक्षा, ठीक है, जिसे m कहा जाता है, m कोष, ठीक है। तो ये तीसरा कक्षा 3 का स्क्वायर हो गया। खाली n के जगह पे हम लोग बैठाते जा रहे। n के जगह पे पहला कक्षा था, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 1 दिए हैं पहला कक्षा के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब दूसरा कक्षा के लिए हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 दिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूना 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 3 दिए n के जगह पे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 दूना 18, यानी तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी प्रकार से चौथा कक्षा में जो है 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, ये जो के सेल है यानी पहला कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता। एल सेल है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता। एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता। एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है। 19 को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में जब लिखेंगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा सेल में यानी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 2 और 8 10 हो गया। बचा कितना, 9 बचा। तो तीसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है, और जो बाकी 1 बचा उसको एन कोष में डाल दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तो क्षमता, एम का क्षमता तो 18 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 8 ही डाले हैं और 1 इधर भेज दिए हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी जो तत्व है वो अष्टक नियम का पालन करता है। मतलब कोई भी तत्व जो है देखा गया ऐसा कि कोई भी तत्व जो मतलब अष्टक पूरा कर लेता है वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब उतना क्रियाशील नहीं रहता है वो तत्व। इसीलिए अष्टक जब पूरा हो जाता है कोई तत्व का, तो उसका जो रहता है क्या बोलता है, और इलेक्ट्रॉन रहता है उसको आगे कोष में भेज देते हैं, ठीक है।
इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये देखो स्कैंडियम को, ठीक है। स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 21 होता है, ठीक है। तो पहला के कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब तीसरा में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 9 आ गया है। तो क्यों आ गया 9? सबसे पहले वो समझते हैं। तो इसका परमाणु संख्या है 21, पहला में 2, दूसरा में 8 और यहाँ पे चौथा में आप देख रहे हो 2 है, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 और 2 10 और 10 2 12 हो गया, ठीक है। और बचा जो 9 यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका जो क्षमता है m का क्षमता जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन का है। तो कब? जब ये n कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, जैसे मान लो ये जो है यहाँ पे कब हम लोग लिखेंगे 8 से ज़्यादा? जब ये n कोष है, n कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, तो 2 तक यहाँ पे रह सकता है, लेकिन 2 से और अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो वापस हम लोग यहाँ लिखेंगे m में भरेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, पहला कोष में 2, दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथा कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सही है, ठीक है। देखो 2 और 8 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 2 20 हो गया। कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे मान लो ये 22 को देखो, टाइटेनियम को, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कोष में 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो 8 होना चाहिए था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्यों यहाँ पे 8 होना, यहाँ पे क्यों 10 दिया गया है और इसका ऊपर 9 क्यों दिया गया है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा अष्टक नियम, ठीक है। ये अष्टक नियम पूरा कर लेता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो n कोष है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है, लेकिन अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो इसमें डाला जाएगा m कोष में, ठीक है। फिर से एक बार, जैसे स्कैंडियम को देखो, इसका परमाणु संख्या 21 है, पहला में 2, दूसरा में 8, 10 हो गया, बचा कितना? 11 बचा। तो इसका जो लास्ट वाला है n कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जब ये अष्टक पूरा हो जाएगा तब का बात कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग नहीं देख सकते। आप बोलोगे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 काहे ने दिए, पहले यहाँ पे 2 दे देते उसके बाद जो बचता है यहाँ लिखते, तो नहीं। यहाँ पे जब अष्टक पूरा हो जाएगा, जैसे 8 तत्व पूरा हो गया, उसके मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, उसके बाद जो बचेगा इधर लिखेंगे। और इधर कितना लिख सकते हैं? इधर 2 लिखेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। बाकी जो ज़्यादा बचेगा इधर लिखते जाएंगे। कब तक? जब तक इसका 18 पूरा नहीं हो जाए। फिर से एक बार समझो, स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 है, इसका पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोष में 9 इलेक्ट्रॉन है और चौथा कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब इधर जो है n कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद जो रहेगा, जैसे 2 यहाँ पे 3 नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये वाला टॉपिक। अगर जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि और अच्छा से मैं आपको एक अलग सा वीडियो में समझा दूं, ठीक है, ये टॉपिक को। अब ये समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये सोडियम है, ठीक है, जो कि एक धातु है। ये क्लोरीन है जो कि एक अधातु है। जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो NaCl बनता है, ठीक है। अब कैसे अभिक्रिया करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। अब इसका जो K सेल है, यानी पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो बाकी बचता है अंतिम सेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। जबकि क्लोरीन में हम लोग देखते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसका पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी जो बचता है अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब कोई भी जो तत्व होता है वो स्थिर रहना चाहता है, वो चक्कर मकर नहीं करना चाहता है। लेकिन कब वो स्थिर रह सकता है कोई भी तत्व, या फिर कोई भी परमाणु कब स्थिर रह सकता है?
तो उसको स्थिर रहने के लिए अष्टक नियम का पालन करना पड़ता है। यानी उसके अंतिम कक्षा में या तो अष्टक नियम पूरा हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, पूरी वो भर जाए, तो वो स्थिर रह सकता है। यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो एक है सोडियम, अगर जो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो वो स्थिर हो जाएगा, सोडियम स्थिर हो जाएगा, सोडियम परमाणु स्थिर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे क्लोरीन का अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस अष्टक पूरा करने में, क्लोरीन को अष्टक पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है। यानी कोई तत्व जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये अष्टक पूरा कर लेगा। यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, तो ये भी अष्टक पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसी को और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है किसी से, ताकि दोनों अष्टक पूरा कर ले, और अष्टक पूरा करने के बाद दोनों स्थिर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सोडियम, ये सोडियम का परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है। तो ये जो बाहर आप देख रहे हो ये बूंदा बूंदा जो है ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये नाभिक है, सोडियम का ये नाभिक है परमाणु का। ठीक है, नाभिक होता है पॉजिटिव, और ये जो है ये किनारे किनारे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये होता है निगेटिव, इसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो इसका सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सोडियम के बाहरी कक्षा में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देगा, ताकि सोडियम जो अष्टक नियम पूरा कर ले, अष्टक, और ये स्थिर हो जाए। इसी प्रकार से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सोचेगा, ग्रहण करेगा, ताकि ये भी अष्टक नियम पूरा कर ले और स्थिर हो जाए। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन का इस जगह में आ जाता है। ठीक है, यानी क्लोरीन को ये दे देता है, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्लोरीन को दे देता है, और ये बन जाता है NaCl, यानी एक आयनिक यौगिक। आप देखोगे कि ये जो नाभिक है, नाभिक में प्लस चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसमें निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल जाता है तो ये जो है परमाणु सोडियम का ये धन आयनित हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाता है। कि अभी देखो ये न्यूट्रल है, इसमें ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी मतलब इसमें निगेटिव जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब निगेटिव निकल जाएगा एक, तो ये धन आयनित हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से क्लोरीन का जो परमाणु है, जितना इसमें परमाणु है, मतलब जितना इसमें प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं बाहर में ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन और अधिक इसमें आ जाएगा क्लोरीन में, जैसे ये वाला सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो ये ऋणायनित हो जाएगा, यानी इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखोगे सोडियम धनायनित हो जाता है, यानी प्लस चार्ज आ जाता है सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होता है, Na+Cl NaCl बन जाता है, यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और ये अष्टक पूरा कर लेता है क्लोरीन, और सोडियम भी अष्टक पूरा कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। पहला कक्षा में जो इसका होता है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा में 8, और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है इसका त्याग करना पड़ेगा, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हो ये किसी को देना पड़ेगा मैग्नीशियम को। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो कोई तत्व या कोई परमाणु ग्रहण कर लेगा मैग्नीशियम से लेके, तो मैग्नीशियम का अष्टक पूरा हो जाएगा, ताकि ये मैग्नीशियम स्थिर हो जाए। कोई भी तत्व चाहता है कि हम स्थिर रहें, हम चक्कर मकर उतना नहीं करें। तो ये जो मैग्नीशियम है किसको देगा, तो क्लोरीन को देगा। किस प्रकार से देगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है,
एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो दो क्लोरीन मिलकर, जैसे मान लो दो क्लोरीन परमाणु मिलकर मैग्नीशियम का मतलब एक परमाणु से अभिक्रिया कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है, काहे कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले लेगा, यानी 2 क्लोरीन का आयन रहेगा, एक तरफ ये क्लोरीन रहेगा, एक तरफ एक क्लोरीन रहेगा, यानी 2 क्लोरीन मिलकर इससे अभिक्रिया करेगा और बन जाएगा MgCl2। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस क्लोरीन में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस क्लोरीन के परमाणु में जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि Mg पर +2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। फिर से एक बार समझना, ये जो आप देख रहे हो मैग्नीशियम, इसके नाभिक में प्लस चार्ज है, यानी प्रोटॉन है इसके नाभिक में। जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना प्रोटॉन है नाभिक में। अब जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकल जाएगा तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है तो +2 चार्ज जो है मैग्नीशियम पर ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखोगे एक क्लोरीन में जो होता है इसका परमाणु संख्या 17 होता है और एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करता है, ठीक है। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें निगेटिव चार्ज हो जाता है, एक निगेटिव चार्ज इसमें आ जाता है क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। अब एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ग्रहण करता है तो इसमें भी एक निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन 2 क्लोरीन हो जाता है, एक और एक 2 क्लोरीन हो जाता है, ठीक है। यानी 2 क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप समझ सकते हो Mg + 2Cl MgCl2 बन जाता है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं आयनिक यौगिक का परिभाषा, ठीक है। इसे ही वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, यानी धातु का जो इलेक्ट्रॉन है वो अधातु में स्थानांतरित होता है, उससे बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आयनिक यौगिक का गुणधर्म समझेंगे। इसका गुणधर्म समझने से पहले हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे और देखेंगे कि आयनिक यौगिक का कैसा गुणधर्म होता है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके गुणधर्म के बारे में। तो आयनिक यौगिक का आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो NaCl और MgCl2 ये उसका उदाहरण है, ठीक है। अब गुणधर्म हम लोग समझते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये नमक है NaCl, ठीक है। ये बर्नर है, बर्नर को हम जलाएंगे और नमक को गर्म करेंगे, गर्म करके देखेंगे कि क्या होता है। और यहाँ पे एक चम्मच में नमक है NaCl का, दूसरे चम्मच में भी नमक है NaCl का, एक बीकर में पानी है और दूसरे बीकर में पेट्रोल है, ठीक है। हम लोग नमक को सबसे पहले गर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है गर्म करने पर। तो चलिए बर्नर को ऑन करते हैं और गर्म करते हैं। आप देखोगे कि नमक को गर्म करने पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, अगर जो नमक को बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो ये पिघल जाता है, ठीक है। यानी इसका जो क्वथनांक है और गलनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नमक को हम लोग पानी में मिलाएंगे, उसके बाद नमक को पेट्रोल में मिलाएंगे और देखेंगे कि नमक किस में घुल जाता है, पानी में घुलता है या फिर पेट्रोल में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नमक को पानी में डालते हैं। आप देखोगे कि नमक धीरे धीरे घुलते जा रहा है पानी में और पूरा विलीन हो जाता है, यानी पूरा गायब हो जाता है पानी में, यानी पानी में घुल जाता है नमक। अब हम लोग नमक को पेट्रोल में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए
आप देखोगे कि नमक धीरे पेट्रोल में दिख रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, पेट्रोल में नमक दिखता है, यानी पेट्रोल में नहीं घुलता है नमक, पानी में घुल जाता है लेकिन नमक पेट्रोल में नहीं घुलता है। तो आपने क्या समझा? सबसे पहले आयनिक यौगिकों का क्वथनांक बहुत उच्च होता है। उसके बाद आपने समझा आयनिक यौगिक जल में घुल जाता है, पेट्रोल में नहीं घुलता है, ठीक है। तो इसके गुणधर्म को हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। पहला गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है, हम लोगों ने देखा गर्म करके। उसके बाद दूसरा, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। जब आप आयनिक यौगिक को जल में घोलोगे और उससे विद्युत धारा का प्रवाह करोगे तो आप देखोगे कि आयनिक यौगिक से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी ये विद्युत का चालक होता है गलित अवस्था में। उसके बाद ये थोड़े कठोर एवं ठोस होते हैं। आपके घर में जो NaCl है वो कैसा है? वो हल्का कठोर है ना और ठोस है ना। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल के वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर का दिक्कत मत करना, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ये जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ इसे भी आप अपने कॉपी पर लिखते जाना, ठीक है।